चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, एनसीईआरटी ने नाम दिया इसका। एनसीईआरटी में तो क्या लिख रखा है, मॉलिक्यूलर, क्या रहा भाई, एनसीईआरटी में लिख रखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर आपको पता हो तो पिछला वाला जो जेनेटिक्स हमने पढ़ा था, जिसको हम फिजिकल जेनेटिक्स कहते हैं आमतौर पर, वो उस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। आपने अगर गौर किया हो, वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, बहुत लंबा था वो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले अंतर समझते हैं दोनों में। एक्चुअल इस इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होना, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट होना, ट्रांसफर होना, ट्रांसमिट होना, किसका? किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का। और ये जेनेटिकल कैरेक्टर किस मैनर में इनहेरिट होगा, क्या लॉज हैं उसके, किन किन कारणों से ये अफेक्ट होगा ये इनहेरिटेंस, इन सारी बातों का जिक्र हमने प्रीवियस चैप्टर में किया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हमने उस पूरी चैप्टर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। पूरा डिटेल में पढ़ा हमने, जिनका छूट गया है उनको बाद में मैं दोबारा कराऊंगा। और आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आज भी हमें इनहेरिटेंस की ही बातें करनी है कि एक जेनेटिकल कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, लेकिन आज हम उसका लॉ नहीं पढ़ेंगे। आज हम उस ट्रांसमिशंस का, उस इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल नहीं देखने वाले। आज हम ये देखने वाले हैं आखिर ये इनहेरिटेंस कौन कराता है, उसको कौन ये जेनेटिकल कैरेक्टर के फॉर्म को एक जनरेशन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाता है, आखिर वो कौन है। हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस। मतलब आखिर वो कौन है जो इस इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेवार है, हम उसकी चर्चा मॉलिक्यूलर लेवल पर करनी चाहते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले बोलो, चैप्टर का थीम समझ में आ रहा है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब एक कैरेक्टर का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, जेनेटिकल कैरेक्टर का। और मैंने पिछली क्लास में समझाया, पिछली चैप्टर में समझाया कि जो जेनेटिकल कैरेक्टर होता है ना, उसको बनाने के लिए तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। एक तो जीन, जीन तो होना ही चाहिए। दूसरा, उस जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, मतलब जीन एक्सप्रेशन। विदाउट जीन एक्सप्रेशन कुछ नहीं होने वाला। 1 सेकेंड वेट कीजिए, इसको मैं थोड़ा इधर ले लूं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो जेनेटिकल कैरेक्टर के लिए जीन एक्सप्रेशन होना जरूरी है। जीन एक्सप्रेशन होना जरूरी है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि बेसिकली जो जीन है ये डीएनए का ही सेगमेंट है। और डीएनए आरएनए बनाता है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोसेस ट्रांसलेशन। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो जीन के केवल होने मात्र से जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं बन जाता, एक्सप्रेशन होना जरूरी है। दूसरा, जीन रहे और जीन एक्सप्रेस करे, इसके लिए उस जीन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होना जरूरी है। इन्वायरमेंटल, उस जो इन्वायरमेंट है उसके लिए, जीन के लिए, जिस इन्वायरमेंट में वो प्रॉपर वर्क कर सकता है, वो अगर नहीं रहा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन के रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तीनों चीज अगर रही तो किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का सिंथेसिस हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। बात है सर क्या ये जेनेटिकल कैरेक्टर क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या है? अरे कुछ नहीं, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वही जेनेटिकल कैरेक्टर कहलाता है। ये सब बात मैंने प्रीवियस चैप्टर में की है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला हाइट, तो हाइट के लिए आपको क्या लगता है? हाइट मतलब क्या? बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, उसी को आप मेजर कर रहे हो किसी एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और उसका आपने नाम दे दिया हाइट।
तो हाइट यहाँ पे क्या एक जेनेटिक कैरेक्टर है। स्किन कलर, स्किन कलर आपको क्या लगता है? ये कैरेक्टर है। अब बताता हूँ इनएक्चुअल होता क्या। कोई जीन होगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई जीन होगा, उस जीन को, वो जीन क्या है, डीएनए का ही तो सेगमेंट है, उस जीन को सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिला होगा, तो उस डीएनए के उस सेगमेंट से आरएनए बना होगा, और आरएनए से प्रोटीन बना होगा, और प्रोटीन से मॉडिफाई होके एंजाइम बन जाता है। और एंजाइम का काम होता है किसी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, ये इसका काम होता है, किसी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। और ये प्रोडक्ट उसके सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और सेल अगर ग्रो करेगा तो बॉडी का तो ग्रोथ होगा ही होगा, खास करके बॉडी के जो एक्सियल पॉइंट है उस पर ग्रोथ, तो कुल मिला के हाइट बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे बनता है जेनेटिक कैरेक्टर? इसका मतलब अब ये बात प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ये जीन किस किस मैनर में नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वो जीन का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या होगा, फलाना ढिकाना सब हमने सीखा। तो वो तो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पे जीन को हम फैक्टर के नाम से भी जानते थे, जो मेंडल कहते थे। ऐसे मैं अगर बात करूं आपसे, मान लिया जाए मैं बात करता हूं स्किन कलर एक करेक्टर है, जेनेटिकल करेक्टर है, तो डीएनए का कोई ना कोई सेगमेंट होगा जिसको आप जीन बोल रहे होगे। वो जीन आरएनए बना रहा होगा, कोई स्पेसिफिक आरएनए बना रहा होगा, वो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा होगा, और वो प्रोटीन कोई स्पेसिफिक एंजाइम बना रहा होगा, और उस एंजाइम का वही काम होगा कि किसी फलाने सबस्ट्रेट को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, और ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर कोई पिगमेंट होगा, इसकी वजह से स्किन का कलर आएगा। समझ रहे हो? ये स्किन का कलर, ये हाइट, ये अलग अलग जेनेटिकल कैरेक्टर है। और आप समझो अगर ये जीन नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए तो बताओ, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये खुद को एक्सप्रेस कर लेगा, और नेक्स्ट जनरेशन में भी हाइट वाला कैरेक्टर बना देगा अगर बना देगा। अगर ये जीन नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये खुद को एक्सप्रेस कर देगा, तो बताओ नेक्स्ट जनरेशन में भी ये स्किन कलर कैरेक्टर बना देगा अगर बना देगा? अब ऐसी बातें बना देगा। तो रही बात कि ये कैसे जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा बात हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां हम पढ़ने वाले हैं इस जीन को खोल खाल के पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? इस आरएनए को बनने की प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन, वो डिटेल में पढ़ने वाले। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है कैसे बनता है, इसको मॉलिक्यूल लेवल पर समझना चाहते हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज दिन तक आपने चैप्टर का थीम ही नहीं समझा है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आपको बस इतना पता होता है सर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए आरएनए पढ़ते हैं। अरे बाप रे, डीएनए आरएनए पढ़ते हो किस लेवल पे पढ़ते हो ये तो बताओ। जीन के लेवल पर पढ़ते हो। स्टडी यहाँ जीन के लेवल पर होती है, और वो जीन मतलब क्या, उसकी भी मॉलिक्यूल के लेवल पर स्टडी होती है, चाहे वो जीन हो चाहे वो आरएनए हो। तो कुल मिला के जीन ही इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जीन अगर अगले, देखो आरएनए नहीं जाता अगले जनरेशन, जीन जाता है। जीन अगर चला गया अगले जनरेशन में तो आरएनए तो बना ही देगा, उससे प्रोटीन भी बन जाएगा। तो इनहेरिटेंस का जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, मतलब जीन को हम मॉलिक्यूल लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं। और अगर जीन करेंगे तो फिर हम आरएनए का भी स्टडी कर लेंगे कि जीन से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये भी स्टडी करते हैं। बोले सभी लोगों को समझ में आया चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। समझ में आया चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? अब समझ, ये सब बात आपको लिखना नहीं है, मैंने तो बस समझाया। अब मैं आपको लिस्टिंग करके बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ने वाले हैं, जो हमने बायोमोलिक्यूल में नहीं पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड कौन है? डीएनए आरएनए। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समझेंगे। डीएनए आरएनए पढ़ने वाले, न्यूक्लिक एसिड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन समझने वाले हैं। जीन एक्सप्रेशन समझने वाले हैं। जीन एक्सप्रेशन में दो बातें होती है, एक ट्रांसलेशन और एक ट्रांसक्रिप्शन। पहले ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, ये पढ़ने वाले हैं। फिर तीसरा हम इसी में पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसी में आप पढ़ते हो ऑपेरॉन सिस्टम, लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये सब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। फिर हम इसी में पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर इसी में हम पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP जिसको कहते हैं, सॉरी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और तब इसी चैप्टर के लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन, तब जाके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। यानी कि इस चैप्टर को आप टोटल 6 सेगमेंट में पढ़ोगे। एक तो पहले न्यूक्लिक एसिड पढ़ोगे, एक जीन एक्सप्रेशन पढ़ोगे जिसमें आप ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ोगे, ट्रांसलेशन भी पढ़ोगे, और डीएनए आरएनए जब आप पढ़ोगे तो आप उसका रेप्लिकेशन भी समझोगे। कुल मिला के वो डीएनए आरएनए में याद है। फिर आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ोगे जिसमें आप ऑपेरॉन सिस्टम पढ़ोगे। आपके सिलेबस में केवल लैक ऑपेरॉन है, लेकिन मैं आपको ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा, और देन लास्ट में म्यूटेशन पढ़ाऊंगा। चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब आइए अब चैप्टर का इंपॉर्टेंस बात करते हैं। नीट में मैं अगर बात करूं तो नीट में अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर से डायरेक्टली कितना क्वेश्चन आएगा, तो इस चैप्टर से डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है जो बायोमोलिक्यूल, सेल और अदर जेनेटिक्स वाले चैप्टर से कनेक्टेड होगा, बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होगा। अगर मैं डायरेक्टली भी मानूं तो 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है नीट में, 5 चौके 20 नंबर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बोर्ड की। कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना ये चैप्टर जो है कई सारे चैप्टर को कनेक्ट करता है, सेल को, बायोमोलिक्यूल्स को, बायोटेक्नोलॉजी को। इसके अलावा आपको ये कई जगह ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को भी कनेक्ट करेगा। मतलब कई सारे चैप्टर का कनेक्टिंग लिंक है ये चैप्टर। तो अगर बोर्ड में आप देखोगे कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप तो उसको ऐसे थोड़ी मानोगे कि ये उधर का उधर का है। अगर ये सेल से कनेक्ट हो गया और बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट हो गया 12th के बोर्ड में, तो आप उसको इग्नोर थोड़ी कर दोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। तो कुल मिलाकर मैं आपसे बात करता हूं, किसी भी बोर्ड में बोर्ड के टोटल मार्क्स का 20% मार्क्स ये आपको ये दिलाएगा। समझ रहे हो? बोर्ड के किसी भी बोर्ड के 20% मार्क्स आपको यही दिलाने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि कुल मिला के आप बता सकते हो कि सर ये चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट लगता है, वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आइए अब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने ये 6 टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और म्यूटेशन। आज इन 6 में से हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। फिर आप सोचो आज पढ़ेंगे क्या, आज टाइम पास करेंगे क्या? आज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। चलिए एक एक करके मैं पूछ लेता हूं, आपको जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या जानकारी है? एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। ज्योति पहले वो बताएगी, जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या जानते हो? सर पता नहीं। दीभा? नहीं पता सर। नवीन कुछ पता है? नवीन? हाँ सर। हाँ बोलो, जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ जानते हो तो बोलो। हाँ सर, वे डीएनए आरएनए को सर बोलते हैं ना। ठीक है, डीएनए। और कुछ? और सर वही सर नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए ही लेके जाता है। अच्छा चलो, हेरिडेटरी मटेरियल ठीक सर। ठीक बंद करो। अतिक, जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सर वो ऐसा मटेरियल जो जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है जीन के फॉर्म में, जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। देखिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप ना डीएनए का नाम लेना, ना ही आरएनए का नाम लेना। क्योंकि मैंने आपसे पहले अभी ये नहीं पूछा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की आरएनए। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ विच कंपोनेंट इज जेनेटिक मटेरियल। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ विच इज जेनेटिक मटेरियल। मैं आपसे बोल रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल है क्या, व्हाट इज है क्या। तो आप बोलोगे यह एक केमिकल है। क्या है? यह एक केमिकल है। केमिकल सब्सटेंसेस बोलो, यह एक केमिकल सब्सटेंस है।
तो बात आती है भाई केमिकल सब्सटेंस है, वो तो समझ में आ गया क्या करता है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को, सुनेगा ध्यान से मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना कि जेनेटिकल करेक्टर है, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जेनेटिकल करेक्टर का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाने की प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाती है। ओके, जाने की प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाती है, और इनहेरिटेंस की स्टडी हेरिडिटी कहलाती है। इनहेरिटेंस की स्टडी हेरिडिटी कहलाती है। तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो पता है, कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में गया, जैसे यहाँ पे कोई हाइट था, तो जो पर्टिकुलर थिंग्स, जो पर्टिकुलर केमिकल इस जनरेशन में हाइट बनाया, वही केमिकल नेक्स्ट जनरेशन में हाइट कैरेक्टर ही बनाए। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। सभी को समझ में आ गया हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? कुल मिला के जेनेटिकल कैरेक्टर को डेवलप करने वाला इंफॉर्मेशन। तो वो केमिकल जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, द केमिकल सब्सटेंसेस विच जो हेरिडिटरी सब्सटेंसेस को स्टोर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है। 3 वर्ड बोला है मैंने, केमिकल सब्सटेंसेस which can store, express and transfer the hereditary information। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का मतलब जेनेटिकल कैरेक्टर को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन आर नॉन एज जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस को जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है, जरूरत पड़ने पे एक्सप्रेस करके रख सकता है, और जरूरत पड़ी तो उस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी कर सकता है, ऐसा जेनेटिक मटेरियल, ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। लाइक से कि ये कोई भी एक केमिकल है, इसके अंदर किसी न किसी जेनेटिकल कैरेक्टर को बनाने की एबिलिटी है, मतलब ये लगातार कोई ना कोई हाइट को बनाने का काम कर रहा है किसी इंडिविजुअल के अंदर। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, तभी तो आज ये एक्सप्रेशन शो किया है। मतलब स्टोर है तो एक्सप्रेशन भी है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि हाइट बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो उसके अंदर स्टोर है। क्या चाहिए वो आप आगे समझ जाओगे। हाइट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें स्टोर है, और जरूरत पड़ी तो हाइट बना भी दिया। तो ये दोनों बातें तो है ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये पूरा का पूरा केमिकल अपना कॉपी बना ले एक, और ये पूरे के पूरे कॉपी को अगले जनरेशन में भेज दे, और वहां जाके वो खुद को फिर एक्सप्रेस कर दे। तो बताओ जरूरत पड़ने पे ट्रांसफर भी कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसा जो केमिकल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यही केमिकल जेनेटिक मटेरियल है। बोलो सभी को समझ में आ गया व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? हाथ खड़ा करो जल्दी से। अब आती है बात कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो देखिए मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए आरएनए वगैरह में कौन? तो देखिए इस बात को आंसर करना, इस क्वेश्चन को आंसर करना कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, इस बात को आंसर करना इतना आसान नहीं है। सदियां बीत गई है, शायद साइंटिस्टों की पीढ़ियां बीत गई है, कई सारे साइंटिस्ट आए। स्टार्टिंग में मेंडल आए, उनसे तो ये बेड़ा पार नहीं लगा इस बात का जवाब देना। सटन बॉबेडी आए बाद में, फिर बाद में मॉर्गन साहब भी आए, न जाने बहुत सारे साइंटिस्ट आए, असरीत ऑफ साइंटिस्ट। सदियां बीत गई, साइंटिस्टों की पीढ़ियां बीत गई, लेकिन इस बात का जवाब करेक्टली नहीं आ रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। हाँ लेकिन एक बात है, आज की डेट में हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, लेकिन हम हिस्ट्री को भी जानेंगे। मतलब आज हम ये जानना चाहते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हम ढूंढने के लिए निकले हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो एक बात बताइए, आप अगर पता लगाने निकले हैं जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो आप जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ कंक्लूजन्स पहले ड्रॉ किए होंगे, तभी तो आप पता लगाने निकले होंगे कि जेनेटिक मटेरियल्स कौन है, राइट? अरे मान लिया जाए
आप चोर को पकड़ने जा रहे हो, तो आप पहले क्राइम सीन से कुछ तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए होगा ना यार, वहां के आसपास के लोगों से पूछे होगे, बाइक से आया था, रेड कलर की बाइक थी, खुद से ड्राइव कर रहा था, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लोगे ना यार, कुछ पता करोगे ना, उसके बाद पता करने निकलोगे भाई वो एक्चुअल में है कौन। इतना तो पता है कि वो चोर है, इतना कंफर्म हो, उसकी एक्टिविटी से आप कंफर्म हो कि वो चोर है, लेकिन उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आप कहां से जाओगे उसको ढूंढने के लिए कि वो कौन है। इसका मतलब पहले हम क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे आपने पता किया कि वो चोर टोपी पहना था, वो चोर बाइक से था, रेड कलर की बाइक से था, खुद ड्राइविंग कर रहा था, जूता पहना था, ये आपने इंफॉर्मेशन पता किया लोगों से, कहां पर, जहां चोरी हुआ। तो आपने जहां चोरी हुआ आपने डिक्लेयर कर लिया, एक काम तो चोरी ही कर सकता है, नेक आदमी तो कर नहीं सकता है। फिर आपने जहाँ पे चोरी हुआ वहीं के आसपास के लोगों से कुछ पूछा तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। ऐसे ही आज आपने पता कर लिया कि आप ऐसे केमिकल के बारे में स्टडी करने जा रहे हो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है, और आप उसको जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो, ये तो आपको पता है। लेकिन उसके बारे में और भी प्रॉपर्टीज आप पता कर लो, तब आप जाओ ढूंढने के लिए कि वो जेनेटिक मटेरियल कौन है। अच्छा एक बार बताओ, अगर ऐसा बोल दिया गया कि मुंह पे रुमाल लगाया था, टोपी पहना था, जूता पहना था, बाइक से था, स्पीड चला रहा था, आया ये सामान लेके भाग गया, इतने इंफॉर्मेशन से आपके मन में एक कंक्लूजन आए कि ना ये तो चोरी हो सकता है, बोलो। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं आपके सामने 7-8, तो उससे आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होना चाहिए, ओहो ऐसा तो केवल प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल ही शो कर सकता है। तो मतलब मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लगभग 7-8 प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। पहला, अगर कोई भी केमिकल अपने आप को एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करता है तो पहला पॉइंट कि उस केमिकल के पास सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आया? सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी होना चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना। रेप्लिका बनाने का मतलब क्या? अपना फोटोकॉपी बनाना। मतलब अगर एक केमिकल ऐसा है तो वो खुद से अपना ऐसा एक और केमिकल बनाने की खुद में एबिलिटी रखे, वो किसी और पर डिपेंड ना करे, वही जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। मतलब पहला पॉइंट कि उस केमिकल के पास सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए ही चाहिए। दूसरा बात कि वो जो भी केमिकल है अगर वो जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जा रहा है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑल सेल्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे एक सेल में होगा दूसरे सेल में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो जेनेटिक मटेरियल है, वो कैरेक्टर बनाता है, तो वो उस ऑर्गेनिज्म के ऑल सेल्स में होगा, इवन इन इक्वल अमाउंट, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। मतलब हर सेल में वो केमिकल ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होगा और उस ऑर्गेनिज्म के हर सेल में होगा अगर वो खुद को एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करता है तो। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई भी केमिकल को आप जेनेटिक मटेरियल कंसीडर कर रहे हो तो वो केमिकल स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एक बार बताइए, अगर कोई भी केमिकल मान लो स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है और उसको आप जेनेटिक मटेरियल बोल दो, तब तो आज थोड़ा सा हिट पड़ा, केमिकल का नेचर गया खत्म है। और केमिकल का जब नेचर ही खत्म हो गया, वो क्या था नहीं था पता नहीं है, तो अब तो वो इन्फॉर्मेशन बनाएगा नहीं, तो आप स्टोरेज की बात कहाँ कर रहे हो? जेनेटिक मटेरियल को कहाँ स्टोर करेगा? फिर एक्सप्रेस भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर भी नहीं होगा। स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा, पांचवा और छठा मैं एक साथ बोल रहा हूं, और मैं चौथा पांचवा छठा में वही 3 बात लिख रहा हूं जो जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन में है। क्या है? जल्दी बोलो, देख के बोलो। कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, एक्सप्रेस करे और जरूरत पड़ने पे ट्रांसफर भी करे। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ।
कि अगर कोई भी केमिकल जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा है तो वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को, HI मतलब हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करे और हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को वो जरूरत पड़ने पे ट्रांसमिट भी करे। ट्रांसमिट मतलब वही ट्रांसफर, ट्रांसमिट भी करे नेक्स्ट जनरेशन। ये तीनों काम करे तब उसको मानेंगे हम कि वो जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं शॉर्ट में ऐसे कुछ लिखता हूं तो आप किसी को कोई आपत्ति? HI मतलब हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, GM का मतलब जेनेटिक मटेरियल। मैंने हाँ पहले सर। भी बोला है, राइटिंग से सिलेक्शन नहीं होता है और ना ही सुंदर लिखने से सिलेक्शन होता है, ना ही सुंदर डायग्राम बनाने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन केवल और केवल कंसेप्ट से होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, इसलिए आप इन सब चीजों को इग्नोर करें। मैं बहुत चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए लिखने में जितना संभव हो पाता है मेरे से, मैं उतना टाइम बचा लेता हूँ शॉर्ट लिख के। HI का मतलब हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा था, देख लो, लिखा है HI हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। तो इन बातों को लेकर मैं बार बार इसलिए बोल दे रहा हूँ कि जो बच्चे आज मॉलिक्यूलर से ही वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे वो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप लोग की जगह थे, तो हमारे बहुत प्रिय गुरु हुआ करते थे, अखिलेश दीक्षित नाम है उनका। बहुत प्रिय गुरु है, मेरे बोटनी का टीचर, आज वो कोटा आकाश का डायरेक्टर है। उनके अंदर मुझे एक ही चीज यूनिकनेस लगता था, वो क्लास में कभी भी चीजों को फुल फॉर्म में लिखते ही नहीं थे, कभी नहीं लिखते थे, कुछ भी वो फुल फॉर्म में लिखते नहीं थे। तो मैंने उनसे पूरी साल बोटनी पढ़ी, मुझे एक बात समझ में आया कि यार ये ठीक करता है मास्टर, नहीं लिखता पूरा बात। इससे ना हम घर पे जाके ना चीजों को सोचते हैं कि सर ने HI का मतलब क्या है, तो हमारा दिमाग काम करता है HI का मतलब हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। और फिर हमारा दिमाग ये सोचने के लिए मजबूर भी होता है कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन क्या है। और तब से मैंने भी सोच लिया था कि अगर मैं भी इन फ्यूचर टीचर बनूंगा तो ऐसा ही बनना है, जो बच्चे का दिमाग दौड़ाए, ना कि दिमाग कॉपी करे दूसरों के बातों को। HI लिख दिया, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन सोच लिया, तो उसके बारे में सोचे तो आपका फायदा है, और लिख देता मैं हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन तो आप पढ़ के आगे बढ़ जाते। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। GM का मतलब है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, एक्सप्रेस करे और ट्रांसमिट करे। NCERT ने, यही कह रहा था मैं, NCERT ने एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है कि वो केमिकल जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाएगा जो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में, क्या बोला है, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। एक बार पता है एक्चुअली क्या, आप मेंडल जेनेटिक्स नहीं पढ़े हो, मेंडल जीन के बारे में बात करते थे, उसको जीन को वो फैक्टर कहते थे, फैक्टर। पूरा बात पढ़ा रखे मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जिनका छूटा उनको पढ़ा दूंगा मैं। तो मेंडल जीन के बारे में बात करते थे, उसी को वो फैक्टर कहते थे। कुल मिला के ये जो एनसीईआरटी में मेंडेलियन कैरेक्टर जो लिखा है ना, दिस इज द अनदर वर्ड फॉर जेनेटिकल कैरेक्टर। जेनेटिकल कैरेक्टर मैंने अभी आपको समझा दिया है, ये देखो, ये रहा, अभी समझाया ना यार, ये देखो ना, ये समझाया ना, हाइट हुआ, स्किन हुआ, सब क्या है, जेनेटिकल कैरेक्टर है। तो कुल मिला के ये तो एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है मेंडेलियन कैरेक्टर, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। तो कुल मिला के चेन फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या जल्दी बोलो, सेल्फ रेप्लिकेट करना चाहिए, ऑर्गेनिज्म की हर सेल में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, जरूरत पड़ने पे एक्सप्रेस करे और ट्रांसमिट भी करे। अगला प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का, अगला प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जा रहा है तो उसमें चेंजेस तो होने चाहिए। हाँ, चेंजेस होने चाहिए, चेंजेस जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात भेजे में ठूस लीजिए, जो ठहर गया, जो रुक गया, जो ठहर गया, वो खत्म हो गया मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना देख लेना, कभी भी ठहरना मत, चलते रहना, परिस्थितियां कैसी भी आए, भले ही आप निगेटिव ही चलो लेकिन चलो। अरे एक दिन एक्सट्रीम निगेटिव में जाओगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, लेकिन ठहर जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप हो क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना पीछे हो गए। इसलिए जो ठहर गया वो खत्म हो गया मेरे हिसाब से।
और जो चेंज लाते रहता है अपने अंदर वो इवॉल्व करता है। यस, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, एक ही चैप्टर को 2 बार 3 बार अलग अलग बैचेस में पढ़े हुए हैं, वो गौर करते होंगे। हर साल जब मैं एक ही चैप्टर को अगले साल पढ़ाता हूं तो कुछ ना कुछ नया चीज ऐड कर ही देता हूं, चीजों को और मॉडिफाई कर ही देता हूं। जो पढ़े मेरे से वो गौर किए होंगे ऐसा। तो ये है कि चेंजेस लाना जरूरी है। और अगर कोई भी केमिकल को आप जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हो तो उसमें चेंजेस आना जरूरी है। अगर चेंजेस आएगा तो चेंजेस से वो और अच्छा फॉर्म में आएगा अगली जनरेशन। तो चेंजेस जरूरी है, मगर गौर गौर फरमाइएगा, चेंजेस स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंजेस स्लो होना चाहिए। एक बात जान लीजिए, कभी भी फास्ट चेंजेस अच्छा नहीं होता है। मैं बता देता हूँ, बदलिए, धीरे धीरे बदलिए। और जब भी आप धीरे धीरे बदलेंगे ना तो ये हमेशा बेनिफिशियल होगा। यस, और अगर आप फास्टली बदलेंगे ना वो हमेशा हार्मफुल ही होता है। तो अगर कोई केमिकल का स्ट्रक्चर यदि स्टेबल है तो जाहिर सी बात है उसमें चेंजेस धीरे धीरे ही आ सकता है। और अगर चेंजेस फास्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं होगा। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस धीरे धीरे आ रहा है मतलब जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर स्टेबल है। और अगर चेंजेस फास्ट आ रहा है जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर स्टेबल है ही नहीं, तभी तो खटाखट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंजेस स्लो होने चाहिए और ये बातें बेनिफिशियल होती है। और मैं बताऊं, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस की एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। क्या बोलते हैं? म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी फॉर म्यूटेशन। मैंने बोला ना इस चैप्टर के लास्ट में लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन का मतलब ही होता है जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस। यस, तो अगर कोई भी केमिकल को आप जेनेटिक मटेरियल बोलना चाहते हैं तो उसमें म्यूटेबिलिटी तो होनी चाहिए लेकिन स्लो। ऐसा नहीं कि बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज नहीं, स्लो चेंजेस होना चाहिए। तो ये सातों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट 1 2 3 क्लिक, जल्दी जल्दी 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिखा होगा नोट्स। कोई भी केमिकल यदि अपने आप को जेनेटिक मटेरियल बोलना चाहता है, आप उसको जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हो तो उसकी डाइवर्सिटी वास्ट होनी चाहिए। वास्ट डाइवर्सिटी, इस बात का मतलब मैं आपको आगे समझा दूंगा। मतलब उस केमिकल की खूब सारी वैरायटी मिलनी चाहिए। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उस केमिकल के अंदर अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, ये है कहने का मतलब। और एक ही जैसे अगर सब मिल रहे हैं तो कैरेक्टर एक ही जैसे बनेंगे। तो इसीलिए उस कैरेक्टर, अगर वो कोई भी केमिकल जेनेटिक मटेरियल अपने आप को बता रहा है तो वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है वास्ट डाइवर्सिटी का मतलब। तो एक प्रॉपर्टी मैंने और ऐड कर दिया। ये सारी बातें हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैं बता दूं बच्चों, ये जितनी बात मैंने कहा है ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं VVI, काफी इंपॉर्टेंट। और ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दे देगा इसमें से कौन जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम आपसे बात करने वाले हैं किन फॉलोइंग फीचर्स के बेसिस पे। देखिए ये जितने भी फीचर यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अगर आप इस फीचर्स को ध्यान में रखिएगा तो इससे यही साबित होता है कि जेनेटिक मटेरियल वही केमिकल होगा जो सेल का मैक्रोमोलिक्यूल होगा। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि सेल के मैक्रोमोलिक्यूल्स ही इन सारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं, चाहे फिर वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फिर वो प्रोटीन हो, चाहे फिर वो RNA हो, चाहे फिर वो DNA हो। आपको पता है कि लिपिड इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल,
लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल, मैंने समझाया बायोमोलिक्यूल। अब बात फंसती है, सर अगर ऐसा है इन सारे प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट भी फॉलो करता है, प्रोटीन भी करता है, आरएनए भी करता है, डीएनए भी करता है, तो सर कौन है जेनेटिक मटेरियल? अब सवाल आया हु इज जेनेटिक मटेरियल, विच इज जेनेटिक मटेरियल। अब सवाल ये नहीं है व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, अब सवाल है विच इज जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी चर्चा हम करते हैं अभी अगले मीटिंग में, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जल्दी से, एक ही चर्चा करते हैं अभी हम अगले मीटिंग में, मिलते हैं अगले मीटिंग में।